हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में पाथ ऑफ वर्कफ्लो को देखेंगे। पाथ ऑफ वर्कफ्लो से मतलब है कि हम लोग लेबोरेटरी में काम करते हैं तो वो एक स्टेप वाइज होता है, तो हम उन स्टेप्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में पेशेंट आते हैं। पेशेंट जो आते हैं वो उनको किसी डॉक्टर ने या तो रिकमेंड किया होता है या फिर उन्हें हम लोग ही कोई टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं कि मतलब आपको ये प्रॉब्लम्स है उनके सिम्टम देख के। तो हम लोग उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग फिर टेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। टेस्ट का सिलेक्शन करने के बाद में उस टेस्ट के लिए जो सैंपल कलेक्ट करना होता है, मान लीजिए ब्लड, सीरम, स्पूटम, सीएसएफ, जिस भी तरीके का हम लोग वहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमें सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उस सैंपल को लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये पेशेंट के आने से लेके सैंपल को लेबोरेटरी में लाने तक के फेज़ को हम लोग प्री एनालिटिकल या प्री एग्जामिनेशन फेज़ कहते हैं। फिर आती है लेबोरेटरी एनालिसिस, जिसे हम लोग टेस्ट जब हम लोग टेस्ट को वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर टेस्ट को हम लोग रन करवाते हैं ताकि हम लोग रिजल्ट देख सकें और फिर हम लोग पेशेंट की रिपोर्ट बता सकें कि टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर टेस्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर टेस्ट में जो रिजल्ट आया है वो क्या है। तो इसे हम लोग एनालिटिकल फेज़ या फिर एग्जामिनेशन फेज़ कहते हैं। फिर हम लोग रिपोर्ट क्रिएशन करते हैं और फिर रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और फिर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होता है डॉक्टर के द्वारा, जिसे हम लोग पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ या फिर पोस्ट एनालिटिकल फेज़ भी कहते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो बेसिकली एनालिटिकल फेज़ में ही चेक किया जाता है। एनालिटिकल फेज़ कब शुरू होता है? एनालिटिकल फेज़ तब शुरू हो जाता है जब हमारे पास में पेशेंट का स्पेसिमेन लेबोरेटरी में आ जाता है, जिसे हमें रन करना होता है। तो जब हम पेशेंट का जो सैंपल होता है उसे लेबोरेटरी में रन करवा देते हैं, यानी कि हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, तब से लेकर रिपोर्ट बनाने तक के बीच के फेज़ को हम लोग एनालिटिकल फेज़ कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का बेसिकली अब मतलब क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोसीजर है जो कि इस बात का ध्यान रखता है कि जो स्पेसिमेन हमारे पास आ रहा है, हम उसका प्रॉपर तरीके से एनालाइजेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और कहीं हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो इनकरेक्ट तो नहीं है। तो इसी चीज़ को क्वालिटी कंट्रोल कहा जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल फेज में ही चेक होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मेन पर्पस भी यही है कि वो रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। हमारी जो रिपोर्ट है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसको ये इंश्योर करता है। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग 5 स्टेप्स में देखते हैं। 5 स्टेप्स में हम लोग सबसे पहले क्वालिटी प्लानिंग करते हैं। क्वालिटी प्लानिंग से मतलब है कि हम लोग की मान लीजिए हम लोग के पास जो सैंपल आया है उसको हमने रन करवाया, तो हो सकता है हमारी रिपोर्ट गलत आई। तो अब हम प्लान करेंगे कि हम ये चेक कर रहे होंगे कि हमने कहाँ पे गलती कर दी। क्या हमारा जो रिएजेंट था वो ठीक नहीं था, या फिर हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम है। फिर हम लोग क्वालिटी एबिलिटी प्रोसेस को चेक करते हैं वापस से। फिर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल को चेक करते हैं, क्वालिटी असेसमेंट को चेक करते हैं, और फिर हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेशली 4 स्टेप्स देखते हैं: प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। सबसे पहले आप प्लान करिए, क्वालिटी प्लानिंग करिए। फिर लेबोरेटरी प्रोसेस को आप बेहतर तरीके से बनाइए। फिर उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी असेसमेंट चेक करिए। अगर वो सही नहीं है तो फिर उसे वापस से इम्प्रूव करिए। लेबोरेटरी में जहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता है, वहाँ पे गारंटी होता है अनडिटेक्टेड एरर, मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा पर हो सकता है मैक्सिमम टाइम्स में एरर आ रहा हो। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल करते रहना अपनी लैब का बहुत ज़रूरी है। लेबोरेटरी के जो टेस्ट होते हैं वो 3 फेजेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले प्री एनालिटिकल फेज। प्री एनालिटिकल फेज में जो एरर्स हो सकते हैं वो क्या है? टेस्ट की रिक्वेस्ट इनअप्रोप्रिएट थी, मतलब कोई और सिम्टम किसी और चीज़ के थे और हमने कोई और टेस्ट के लिए रिकमेंड कर दिया। मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मतलब एरर है कि किसी और को, मतलब हम कई बार क्या कर देते हैं, पेशेंट कोई और होता है और हम लोग सैंपल किसी और का ले आते हैं। इनअप्रोप्रिएट कंटेनर में सैंपल ले आना, सैंपल कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट इनअप्रोप्रिएट होना, इनएडुकेट सैंपल की मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा कम होना वॉल्यूम रेशियो में, फिर इनएडुकेट सैंपल सॉर्टिंग एरर, लेबलिंग एरर कभी का गलत हो जाना, यानी कि नेम एक्सचेंज हो गए पेशेंट्स के, हमें कोई टेस्ट किसी और में करना था हमने किसी और में कर दिया। फिर आता है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज में हम लोग देखते हैं इक्विपमेंट माल फंक्शन, सैंपल मिक्सअप और अनडिटेक्टेड फेलियर इन क्वालिटी कंट्रोल।
पोस्ट एनालिटिकल फेज में क्या होता है, फेलियर इन रिपोर्टिंग और या फिर प्रॉपर डेटा एंट्री। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हम लोग ज़्यादातर नहीं, हम लोग एनालिटिकल एरर्स के लिए ही क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। एनालिटिकल एरर्स दो तरीके के होते हैं, रैंडम और सिस्टमैटिक। अब रैंडम और सिस्टमैटिक एरर को जानने के लिए इन डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट आए, यानी कि ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। अब हमें कैसे पता है कि एक्यूरेट है, तो हमारे पास एक नोन सैंपल था जिससे हमने ये बात पता लगा ली कि जो इस चीज़ की जो मात्रा है हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। ये हम लोग पहले से एक तरीके से नोन वैल्यू हम लोग जान के रखते हैं, और उस नोन वैल्यू के अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर वैल्यूज़ आए एक साथ, बहुत सारी देखिए अलग अलग जगह पे आ रही हैं, तो उस एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, फिर सिस्टमैटिक एरर होता है जहाँ पर आपकी वैल्यू सही नहीं आ रही है। देखिए एक्यूरेट तो अभी भी नहीं है वो, मतलब एक्यूरेसी तो तब होगी जब वो मिडिल में आए, मतलब जैसे कि मान लीजिए 3.14 अगर उसकी वैल्यू आनी चाहिए तो 3.14 के आसपास आ रही हो तब हम उसे एक्यूरेट कहेंगे। पर सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, ये रैंडम एरर की तरह बिखरे हुए नहीं होते हैं। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, मतलब कि एक ही जगह पे देखिए बार बार आपकी रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि आपकी कभी कभार रिपोर्ट 2.14 आ जा रही है, 2.13 आ जा रही है, भले ही वो सही नहीं है लेकिन वो प्रिसाइज है। इसी को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो कहीं पे भी आ सकते हैं, और ये ज़्यादातर रिएजेंट में बबल्स आने की वजह से, टेम्परेचर का वेरिएशन होने की वजह से, या फिर पिपेटिंग में गलती होने की वजह से आ सकते हैं। वहीं पर सिस्टमैटिक एरर्स कांस्टेंट होते हैं, और ये कई सारे एरर्स एक साथ आ सकते हैं एक ही समय पर। ये बार बार आते हैं कई बार, और लेकिन ये प्रेडिक्टेबल होते हैं और इनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और आसानी से इन्हें करेक्ट किया जा सकता है। ये ज़्यादातर मशीन में कैलिब्रेशन प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, रिएजेंट प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, मशीन एरर्स की वजह से आते हैं, या फिर आपने एसओपी को फॉलो नहीं किया, या फिर आपने कोई पर्सनल एरर कर दिया, पिपेटिंग मतलब बेसिकली गलती कर दी, तब भी हो सकता है। आज ऑटोमेशन और इनोवेशंस की वजह से एनालिटिकल फेज में बहुत सारी जो कमियां थी वो बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी हैं, लेकिन आज भी एरर्स प्रिवेल कर रहे हैं, मतलब एरर्स आज भी एनालिटिकल फेज में हो जाते हैं। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कई सालों तक के बाद में आज हम लोगों ने एनालिटिकल एरर को लेस देन 10% कर दिया है, और ये जो हमारे पास ये जो इम्प्रूवमेंट आई है, ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से हुई है। जैसे कि सबसे पहले हमने समझा है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एरर कौन कौन से होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें उन एरर्स को कॉज करती हैं, और उन एरर्स को कैसे फिक्स किया जा सकता है। इसकी मदद से हमने एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना लिया है। दो कैटेगरीज में क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है और एक एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को एवरीडे परफॉर्म किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि जो हमारी जो मशीनें हैं या फिर हमारे जो लैब में जो बाकी सब इक्विपमेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग प्रिसीजन चेक करते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अदर लेबोरेटरीज के कुछ सैंपल्स होते हैं या फिर उनकी नोन वैल्यूज़ होती हैं, उससे अपने जो लेबोरेटरी के वैल्यूज़ होती हैं उनको कंपेयर करते हैं, और इन्हें पीरियोडिकली मतलब एक हफ्ते पे या फिर एक महीने पे किया जाता है, और ये एक्यूरेसी चेक करती हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो आप लोगों की जो नोन वैल्यू थी वो हो रही है, वो मान लीजिए आप लोग 3.15 आ रही है, लेकिन आपकी जो आप बार बार टेस्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 20 बार टेस्ट लगाया और आपके 20 बार टेस्ट में आपकी वैल्यू हर बार 2.15 2.16, भले ही वो सही नहीं है, लेकिन 2.13 2.12 वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में आ रही हैं। भले ही वो 3.15 नहीं आई हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में थी। तो इस वैल्यू को जो कि बार बार एक दूसरे के पास में आ रही हों, उन्हें हम लोग प्रिसाइज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो रिजल्ट होगा बार बार सेम आता हुआ नजर आएगा। सही रिजल्ट भले ना आए पर वो सेम आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं, कि मतलब आपने जो टेस्ट लगाया है, आपने जो टेस्ट रन किया है, उसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आसपास आ रही हैं, भले ही वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो ना दे रही हो। जैसे कि हमने जो वैल्यू मानी थी नोन, वो 3.15 आनी चाहिए थी,
लेकिन आपके जो टेस्ट आपने रन किया तो उसकी वैल्यू 2.14, 2.13, 2.15, 2.16 देख रहे हैं, तो मतलब ये आसपास एक दूसरे के आ रही हैं। तो इस चीज़ को प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन टेक्निक पे डिपेंड करता है और रिएजेंट के ऊपर, और या फिर टेक्निकल एबिलिटी जो टेक्नीशियन के उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 मिलीग्राम परसेंट, 99 मिलीग्राम परसेंट और 101 मिलीग्राम परसेंट, ये आपने ग्लूकोज का एनालिसिस किया 3 बार, तो आपकी देखिए तीनों वैल्यूज पास में आई। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है। भले ये रिजल्ट सही नहीं है, लेकिन इस जो आपने टेस्ट रन किया है इसका प्रिसीजन बहुत ही अच्छा है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी में हमने अभी वैल्यू क्या सेट की थी? 3.15। तो 3.15 ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है टेस्ट की। मतलब कि अगर टेस्ट में आपने जो टेस्ट रन कराया तो आपकी वैल्यू ये आनी चाहिए 3.15। तो आपका मतलब है कि वो जो पेशेंट है या फिर वो है वो बिल्कुल सही है रिपोर्ट आपकी। लेकिन एक्यूरेसी में तो एक्यूरेसी क्या होती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितने करीब वैल्यू आ रही है। जैसे कि फर्स्ट टेक्नीशियन 99.99 मिलीग्राम परसेंट ग्लूकोज की वैल्यू ले आया और सेकंड पर्सन 95 मिलीग्राम परसेंट, और आपकी जो ट्रू वैल्यू थी वो 100 मिलीग्राम परसेंट थी। मतलब आपको क्या चाहिए था? 100 मिलीग्राम परसेंट। तो जो टेक्नीशियन जो कि ज़्यादा एक्यूरेट था वो कौन सा वाला होगा? वो होगा 99 मिलीग्राम परसेंट वाला। इसी को हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल क्या होते हैं? क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें नोन होती हैं, और यही एक्यूरेसी और प्रिसीजन को चेक करती रहती हैं एनालिटिकल फेज में। ये लाइफोलाइज्ड हो सकते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में, और लिक्विड स्टेट दोनों में हो सकते हैं। सेम मैट्रिक्स के हो सकते हैं। जिस तरीके का हमें टेस्ट चाहिए उस तरीके का ये हमें नॉर्मल एबनॉर्मल लेवल्स के बारे में बताते रहते हैं। कंट्रोल मटेरियल्स को हमने हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए, और ताकि मतलब उनकी लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर हमें मतलब करनी है तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम ये बात हमेशा ध्यान रखें कि वो कहीं एक्सपायरी डेट को अपने पार तो नहीं कर दिए हैं। ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मतलब जहाँ से वो बन के आता है उसमें डिटेल्स दी हुई होती हैं, ये ध्यान दे रहना चाहिए। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एक सिस्टम है जो कि हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस के ऊपर अपने अपने रिजल्ट्स को चेक करते रहते हैं। यानी कि हमारे पास हमारी ही लैब में एक नोन वैल्यू होती है, और हम पर डे चेक करते रहते हैं कि हमारे जो टेस्ट हैं उनकी वैल्यू सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग एक सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी, मतलब एक सेंटर होता है जहाँ की वैल्यूज़ नोन होती हैं, और हम बाहर की वैल्यूज़ से अपनी लैब की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ये चेक करने के लिए कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे, यानी कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है, यानी कि जो कैलकुलेटिव मेथड्स होते हैं, उनको देखेंगे। थैंक यू सो मच।